तो हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो काव्य के भेद पढ़ेंगे। काव्य जो क्या होता है, काव्य के कितने प्रकार होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। ब्लूप्रिंट में जो है आपके प्रबंध और मुक्तक काव्य के भेद पढ़ने और उनके उदाहरण पढ़ने हैं। तो हम जो है उस तरीके से ही पढ़ेंगे। हालांकि आपको पूरी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक के अंदर एक ही उसके प्रकार हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं काव्य होता क्या है। तो अगर डेफिनेशन में आता है काव्य क्या होता है तो आपको ऐसे ही लिखना है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसपूर्ण वाक्य काव्य है। मतलब कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें क्या रस है, यानी रस क्या होता है, जिसमें लय भी हो, यति भी हो, तुक भी हो, छंद अलंकार, मतलब ये सारी चीज़ें जिसमें हो वो क्या होता है, रसपूर्ण वाक्य क्या होता है, काव्य होता है। नॉर्मली हम जो बात करते हैं वो क्या होता है, गद्य होता है। यानी गद्य में हम बात करते हैं, पैराग्राफ में बात करते हैं, उसमें हम कुछ लय नहीं लगाते, कुछ ऐसे सुर नहीं लगाते, कुछ यति ये सब का प्रयोग नहीं करते, डायरेक्ट बोलते हैं। लेकिन कोई कविता होती है, कोई पद्य होता है, तो उसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कविता जो होती है वो क्या होती है, वो एक काव्य होता है। हमारा जो पद्य होता है, जो हम पंक्तियाँ बोलते हैं, दोहे बोलते हैं, वो सब हमारा क्या होता है, वो सब हमारा काव्य होता है। जैसे कविता है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये क्या है, ये कविता और इसमें जो है सबका प्रयोग किया गया है। यहाँ पे छंद है, अलंकार, इन सबका जो प्रयोग किया होता है उसे क्या हम कहते हैं, काव्य कहते हैं। इसमें आपको क्या मिले, रस मिले, आनंद आपको आए, उसको पढ़ने में आपको क्या हो, आनंद की अनुभूति हो। यहाँ पे काव्य से मतलब क्या है, कविता की बात करें, हम पद्य की बात कर रहे हैं। अब आपको ध्यान से ये समझना है थोड़ा अच्छे से, प्रकार आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आपसे पूछ लें, तो इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत ही अच्छे से बताती हूँ आपको। काव्य के दो भेद होते हैं। सबसे पहला, काव्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। उसके बाद जो श्रव्य काव्य है, जिसमें मैंने रेड से हाईलाइट किया है, उसके भी दो भेद होते हैं। अब उसके कौन से दो भेद होते हैं वो जान लो, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। इनको ही हमें अच्छे से पढ़ना है। अब जो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में से प्रबंध काव्य को मैंने पर्पल से हाईलाइट किया, तो इसका मतलब क्या है, प्रबंध काव्य के भी अब तीन भेद होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। और जो हमारा मुक्तक काव्य है, उसके नीचे वाला पॉइंट, उसके भी होते हैं। उसको मैंने हाईलाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि दोनों में ही होते हैं। तो मुक्तक काव्य के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से, पाठ मुक्तक तथा गेय मुक्तक। यानी प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों के अपने अलग भेद होते हैं, इनके अंदर भी भेद होते हैं। अब प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के भेद हो गए। प्रबंध काव्य के तीन भेद होते हैं और मुक्तक काव्य के दो भेद होते हैं। अब मुक्तक काव्य के अंदर जो है गेय मुक्तक के दो भेद होते हैं, गीत और प्रगति। इसे आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको बस पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक ही अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपको फिर भी बता दी कि अगर पेपर में आ जाए तो आपको ऑब्जेक्टिव में आप कर लो। तो आपको समझ में आया कि दृश्य काव्य के कोई भेद नहीं होते, बाकी श्रव्य काव्य के होते हैं, प्रबंध काव्य के भी होते हैं, मुक्तक काव्य के भी होते हैं। और मुक्तक काव्य के अंदर जो पाठ्य मुक्तक है उसका कोई भेद नहीं होता, लेकिन जो गेय मुक्तक है उसके दो भेद होते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कितने सारे सबके अंदर अंदर प्रकार हैं। तो इन सबको हम जो डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही ईजी है, आप बस सुनते जाइए और समझते जाइए। एकदम से लोड मत लो, इतना सारा कैसा छोड़ दें, छोड़ना नहीं है, बहुत ही ईजी आपको हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम काव्य के दो भेद है, जो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बहुत ईजी है, मैं आपको बोलूँगी, आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। श्रव्य का मतलब क्या होता है, सुनना होता है। जिस रचना का आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए रामचरितमानस। कैसे, श्रव्य मतलब सुनना होता है। आप रेडियो में सुनते हो सब, तो उसमें आप कुछ देख नहीं सकते, वैसे ही यहाँ पे ही बात हो रही है। सुनने से मतलब क्या है, या तो कोई आपको रामचरितमानस सुना रहा हो तो आपको आनंद आएगा क्योंकि उसमें इतने अच्छे दोहे वगैरह सब रहते हैं, तो आपको इतना अच्छा लगेगा सुनने में। या तो फिर आप खुद पढ़ रहे हो, आप खुद ही पढ़ोगे, जैसे ये आप खुद पढ़ रहे हो, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो ये आप अगर खुद पढ़ रहे हो तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, या कोई और पढ़ रहा है तो भी आपको सुनने में अच्छा लगेगा। तो इसलिए बोले, पढ़कर या सुनकर जो आनंद लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रव्य काव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए रामचरितमानस। अब बात करते हैं दृश्य काव्य की। दृश्य काव्य में क्या होता है, जिस रचना का आनंद देखकर, सुनकर, पढ़कर लिया जाता है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो गया, चंद्रगुप्त नाटक।
इसमें आप पढ़ भी सकते हो, सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। जिसमें तीनों तरीके से आनंद लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? दृश्य काव्य कहते हैं। टीवी पर रामायण आ रही है, महाभारत आ रही है, आप तो उसे देखोगे तो आपको आनंद आएगा, उसको देखा आपको सीख मिलेगी। आप उसको सुन भी सकते हो, चाहे तो रामायण पढ़ लीजिए या कहीं पर भी कथा हो रही रामायण की तो आप उसे जो है सुन सकते हो। तो यानी तीनों तरीके से आप देख सकते हो, टीवी पर भी देख सकते हो, खुद सुन सकते हो और खुद पढ़ सकते हो। तो जब तीनों तरीके से बात आती है आनंद की तो वो क्या होता है? दृश्य काव्य होता है। तो हमने श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य दोनों की परिभाषा जान ली और उनके उदाहरण भी समझ लिए एक एक। अब हम बात करते हैं कि श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब हम उन्हें देखते हैं। अब आपको पता चल गया है कि श्रव्य काव्य किसे कहते हैं। अब इसके जो है भेद देखते हैं, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रबंध काव्य के जो छंद हैं वो एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं, अर्थात जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह निबद्ध हो उसे प्रबंध कहते हैं। यानी जो प्रबंध काव्य के छंद होते हैं वो क्या होते हैं? कोई भी कथा होती है उसमें अच्छी तरह से गुथे हुए होते हैं। यानी कोई कथा है तो उसमें जो प्रबंध काव्य के छंद रहते हैं वो अच्छी तरह से मिले हुए रहते हैं, अच्छी तरह से बंधे होते हैं। जिससे क्या होता है, आप जब काव्य वो पढ़ते हो ना तो आपको पढ़ने में और आनंद मिलता है और अच्छे से आप उसे पढ़ लेते हो, क्योंकि उसमें जो छंद किसके मिले रहते हैं? प्रबंध काव्य के। तो उससे हमें क्या होता है? पढ़ने में और आनंद आता है। इसलिए बोला है कि अच्छी तरह गुथे होते हैं किसी कथा में। तो जो छंदों की तारतम्य होती है वो अच्छी तरह निबद्ध होती है, यानी अच्छी तरह उस कथा में मिली हुई रहती है। जिससे हम उस कथा को पढ़ते हैं हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और अच्छे से हमें आनंद आता है। उसमें और अच्छे से जो है छंदों का प्रयोग किया होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य कहते हैं। अब जो है प्रबंध काव्य के भी तीन भेद होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम श्रव्य काव्य के दोनों भेद पढ़ लेते हैं। मुक्तक काव्य के भी होते हैं, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम मुक्तक काव्य पढ़ लेते हैं। मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य ऐसी विधा है जिसमें कथा का कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता। प्रत्येक छंद जो अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र और संपूर्ण अर्थ देने वाला होता है। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, मुक्तक यानी जो मुक्त हो, किसी कथा पे या किसी भी चीज़ पर डिपेंड ना हो, वो मुक्त हो। तब ये है कि उसका कथा से कोई संबंध नहीं होता। अगर कोई कथा है तो ऐसा नहीं है कि उस कथा में जो मुक्तक काव्य के बिना जो है वो पढ़ नहीं सकते या वो अच्छी नहीं लगेगी, पढ़ने में आनंद नहीं आएगा उसे, उसमें रस नहीं होंगे, छंद नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने आप में ही स्वतंत्र होता है। उसमें अगर मुक्तक काव्य नहीं भी है तो चल जाएगा, क्योंकि काव्य में क्या होता है? काव्य में छंद अलंकार ये सब होते हैं, यति तुक लय, इनके बिना जो है काव्य नहीं होता है। फिर वो क्या हो जाएगा? गद्य हो जाएगा, जैसे हम सिंपल बात कर रहे हैं। तो मुक्तक काव्य में क्या होता है? वो स्वतंत्र होता है, वो किसी कथा पर एकदम आश्रित नहीं रहता। श्रव्य काव्य के दोनों पढ़ लिए। अब हम पढ़ते प्रबंध काव्य के भेद। प्रबंध काव्य के तीन भेद होते हैं। तो पहला कौन सा होता है? महाकाव्य। तो महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य में जीवन की विशद व्याख्या होती है, ये इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसका नायक उदार चरित्र वाला धीर वीर गंभीर होता है। महाकाव्य में श्रृंगार शांत और वीर रस में से कोई एक रस प्रधान रस होता है और शेष रस गौण होते हैं। महाकाव्य भी बहुत ही सिंपल होता है। महाकाव्य में क्या होती है? जीवन की, यानी जो किसी महान नायक है उनके जीवन की विशद व्याख्या, मतलब संपूर्ण व्याख्या होती है। उनके जीवन के बारे में पूरा बताया जाता है। जैसे रामचरितमानस, उसमें राम जी के बचपन से लेकर पूरा जितने भी कांड वगैरह हुए थे सबके बारे में बताया, लंका कांड, बाल कांड, सबके बारे में बताया गया है। अब आपके और मेरे जीवन पे महाकाव्य नहीं बन सकते, क्योंकि आप और मैं जो है इतिहास प्रसिद्ध नहीं है। आप अभी अपन लोग ने ऐसा कुछ किया नहीं जो अपने पे महाकाव्य बने। तो ये बहुत ही जो नायक होते हैं जिनका चरित्र कैसा होता है? उदार चरित्र, जैसे राम जी का चरित्र था। वो धीर वीर गंभीर थे, अपने आप को परिस्थिति में वो समझते थे कि उन्हें किस तरीके से जो है सब देखना है, धीर थे, धैर्य रखते थे, कैसे उन्होंने वनवास काटा। तो ये सब महाकाव्य में जो है श्रृंगार शांत और वीर रस में से कोई एक रस जो है जरूर प्रधान होता है, यानी मेन होता है। उन तीन रस में से कोई एक रस तो होगा ही। बहुत ही शांत स्वभाव का उसमें बताया गया होगा, या तो बहुत वीर या तो बहुत श्रृंगार, उनके श्रृंगार के बारे में बताया कि राम जी बचपन में कितने वो थे। तो इनमें से कोई एक रस के बारे में जो है बहुत ही एक्सप्लेन किया होगा, यानी बहुत ही मेन होगा। और शेष रस गौण होते हैं, यानी बाकी और भी रस होते हैं, जैसे विभत्स रस हो गया, वात्सल रस हो गया, बहुत सारे रस हैं। तो वो सब रस भी इसमें होते हैं, यानी गौण होते हैं, यानी वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते पर वो भी होते हैं उसमें। यहाँ पे मैंने तीन चार एग्जाम्पल दिए हैं महाकाव्य के, और उनकी रचना किसने की, आपको बस दो ही याद रखने। वो मैंने बस आपको बता दिया कि आपको इनमें से जो अच्छा लगे आप याद रख लो। पहला महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस, ये सबको पता है। इसके रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। दूसरा है पद्मावत, जिसे किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने।
तीसरा महाकाव्य क्या है, साकेत, जिसे किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने। और चौथा है कामयानी, जिसे किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इस तरीके से आपको डेफिनेशन याद रखनी है, आप अपने मन से भी याद रख सकते हो, ज़रूरी नहीं जो मैंने इस तरीके से बताया वैसे ही याद रखना है, पर लिखना इस तरीके से ही है। आपको परिभाषा लिखनी है और उसके उदाहरण लिखने हैं। अब हम बात करते हैं प्रबंध काव्य का ही सेकंड जो प्रकार है, खंड काव्य। खंड काव्य क्या होता है? खंड काव्य जीवन के किसी एक भाग अथवा एक घटना एवं चरित्र का चित्रण किया जाता है। खंड अपने आप में पूर्ण रचना होती है, संपूर्ण रचना एक ही छंद में पूर्ण होती है। अब आपको खंड काव्य से ही सब समझ में आ रहा होगा, खंड मतलब क्या होता है, एक भाग। तो यही बताया गया है कि कोई भी जो नायक है उसके ऊपर क्या लिखा है, उसके जीवन के बारे में लिखा गया, तो उसके जीवन के किसी एक भाग को ही बताएंगे। ऐसा नहीं बचपन से लेकर पूरा एंड तक का बता दिया, ऐसा नहीं होगा। बचपन या तो किसी एक बचपन का बता देंगे या बीच का बता देंगे, इस तरीके से किसी एक भाग की घटना के बारे में ही बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, खंड काव्य कहते हैं। और खंड क्या होता है, अपने आप में पूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी के जीवन का एक भाग बता दी तो अधूरा है, नहीं, वो फिर खंड का पूर्ण हो जाता है, यानी पूरा आपने बता दिया है। और संपूर्ण रचना एक ही छंद में पूर्ण होती है, इसकी जो रचना करते हैं वो एक ही छंद में क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, खंड काव्य है। अब खंड काव्य के उदाहरण क्या है, जैसे पंचवटी, पथिक, सुदामा चरित्र, हल्दी घाटी का युद्ध आदि क्या है, प्रसिद्ध खंड काव्य। ये क्या है, खंड काव्य, इनके उदाहरण है। तो अगर आपको आए तो आपको इस तरीके से ही उसकी परिभाषा लिखनी है और फिर उदाहरण लिखने हैं। अब प्रबंध काव्य का ही जो है थर्ड बचा है प्रकार, आख्यानक कृतियाँ। इसे आख्यानक कृतियाँ और आख्यानक गीत दोनों ही बोलते हैं, तो अब इसे जान लेते हैं। महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न कविता युक्त कहानी का नाम आख्यानक कृति, यानी जो महाकाव्य भी नहीं है और जो खंड काव्य भी नहीं है, उससे कुछ अलग है, जो कविता है उसका नाम क्या है, आख्यानक कृतियाँ हैं। तो जो मतलब महाकाव्य और खंड काव्य दोनों से हटकर जो कविता है वो क्या है, आख्यानक कृति। सिंपल सी बात है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, प्रेम, बलिदान और करुणा आदि से संबंधित प्रेरक घटना प्रसंगों को कथा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होती है। गीतात्मकता और नाटकीय इसकी विशेषता है। यानी जो इसकी कथा होती है वो कैसी होती है, उसमें ये सब चीज़ें होती है, वीरता, बलिदान, प्रेम, पराक्रम, इन सब से जो है प्रेरित हो, यानी इन सब से आपने कुछ साहस का काम किया हो तो इनसे आपको क्या प्रेरणा मिली, तो ऐसी प्रेरक घटनाओं से संबंधित जो होती है वो क्या होती है, आख्यानक कृति होती है। यही उसमें अभिव्यक्त किया जाता है कि अगर आप वीरता का बारे में बता रहे तो आपको इससे क्या प्रेरणा मिल रही है, यानी प्रेरणा देती है आख्यानक कृतियाँ। इसका उदाहरण देखते हैं, झांसी की रानी, तुलसीदास और रंग में भंग आदि आख्यानक गीति के उदाहरण हैं। जो लिखा गया है झांसी की रानी, तुलसीदास और रंग में भंग, ये क्या है, आख्यानक गीति हैं। तो आपको बस समझना, ऐसा नहीं जो परिभाषा ऐसे लिखी बिल्कुल इस तरीके से लिखना है, आप थोड़ा सा इसको कम करके भी लिख सकते हो, बस आपको समझ में आ गया तो आप लिख दोगे। तो हमने प्रबंध काव्य के भी तीनों पढ़ लिए, अब हम जो है मुक्तक काव्य को ख़त्म करते हैं और उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, ये अभी मैंने आपको पहले ही बता दिए थे किसे कहते हैं। जो अपने आप में क्या मुक्त हो, यानी अपने आप में स्वतंत्र हो, वो मुक्तक काव्य होता है। यहाँ पे जैसे यही लिखा है कि मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र होता है और पूर्ण होता है। इसमें एक अनुभूति, एक भाव और एक ही कल्पना चित्रण होती है। यानी इसमें क्या होता है, मुक्तक काव्य में एक तो ये स्वतंत्र होता है और इसमें क्या होता है, इसमें एक ही कल्पना होगी, यानी बहुत सारी कल्पना नहीं कर सकते आप, इसमें एक ही कल्पना के बारे में आप चित्रण करते हो, एक ही कल्पना बताते हो। जैसे आपने सोचा कि जो है आसमान के बाद कैसी दुनिया है, तो उस एक पे ही जो है पूरा बताते हैं और एक ही भाव होगा, यानी आपकी जो एक ही भावना है तो वही रहेगी, ऐसा नहीं भावनाएं अलग अलग हो, एक ही भावना होगी और एक ही कल्पना होगी। और इसके अंतर्गत क्या होते हैं, गीत, कविता, दोहा, पद आते हैं। इसके अंतर्गत क्या होते हैं, या कोई दोहा हो, गीत हो या कोई कविता हो, तो ये सब आते हैं। अब मुक्तक काव्य के मैंने आपको बताया था दो भेद हैं, तो इसमें से कौन सा, पाठ्य मुक्तक और जो क्या होता है, गेय मुक्तक। तो पाठ्य मुक्तक बता देती हूँ। पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता होती है, प्रसंग अनुसार भावनुक्ति, भाव, कल्पना का चित्रण होता है तथा किसी विचार या रीति का चित्रण भी होता है। इसमें क्या होता है, पाठ मुक्तक में विषय की प्रधानता होती है। पाठ्य से याद रखना आपको कि किसी विषय की प्रधानता होती है, जो आप लिख रहे हो उस विषय के अनुसार ही क्या होता है, कल्पना का चित्रण होता है। कोई भी आपका विचार है तो उस विचार का जो आप विषय है, उस विषय में जो आपने विचार किया, जैसे आपने विचार किया कि पेड़ लगाने चाहिए, तो उस विचार पर ही क्या होता है, इसका चित्रण होता है। जो आपको विषय मिला है उसी पे, आपको पेड़ के बारे में मिला तो आपको उसी में विचार करके लिखना है, तो वो क्या होता है, पाठ्य मुक्तक होता है। अब हम बात करते हैं इसके अगले, गेय मुक्तक की। इसे जो है गेय मुक्तक या गीति काव्य कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसे गीति या प्रगति काव्य की भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था गीत और प्रगति भी होता है, उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि है नहीं।
तो इसे ही हम गीति और प्रगति बोलते हैं, इसलिए हम उसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसी को हमने यही बोला है, गीति प्रगति बोलो, चाहे गेय मुक्तक बोलो, चाहे गीतिका, सब एक ही है। इसमें भाव प्रवणता, सौंदर्य बोध, अभिव्यक्ति की संक्षिप्तता और संगीतात्मकता तथा लयात्मकता की प्रधानता होती है। तो आपको गे से याद रखना है गान, यानी हम जो गाते, संगीतात्मकता गान में होती है, लयात्मकता होनी चाहिए जिसमें जिसमें सौंदर्य बोध होना चाहिए, आपकी अभिव्यक्ति झलकनी चाहिए उसमें, क्या क्या गा रहे हो, क्या कर रहे हो, उसमें कैसी लय लगा रहे हो। तो इन सब की प्रधानता जिसमें होती है उसमें वो क्या होता है, गेय मुक्तक होता है। तो अब हमने जो है इस तरीके से हमने कंप्लीट काव्य के भेद पढ़ लिया है। अब मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि मेन आप थोड़ा किस पे फोकस करिए। बाकी ऐसा नहीं पढ़ना आपको सभी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कुछ भी और क्वेश्चन भी। सबसे पहले आपको काव्य की परिभाषा तो याद होनी चाहिए, और काव्य के भेद भी, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, ये सारे भेद आपको याद होने चाहिए कि प्रकार क्या होते हैं। फिर इसकी डेफिनेशन में श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य बहुत ईजी आपको हो जाएगा। प्रबंध और मुक्तक काव्य आपको याद ही रखना है, और इसमें महाकाव्य और खंड काव्य ये दोनों मेन रहते हैं। तो आपको ये प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य और श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य तो करना ही है। बाकी सब तो करना है, पर आपको उन्हें बस अब देख लेना, आप देख लोगे आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो उन्हें इतना आप नहीं भी पढ़ते, पर इन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कोई और टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको कोई और टॉपिक अभी समझना है तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको पहले वही पढ़ा दूंगी। तो इसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।